सबसे ऊंचा पीक है। 8,485 मीटर इसकी हाइट है। तो उसके लिए मुझे आर्मी ने स्पॉन्सर किया है जमील भाई। व्यूअर्स, वेलकम टू माय वीलॉग। अपने आज के वीलॉग में मैं अली सतपारा के मिशन जो कि फेल हो गया उसके हवाले से गुफ्तगू करूंगी और कुछ नई बातें जो इस हवाले से सामने आई हैं वो मैं आपको बताऊंगी। वहाँ पर एक नेपाली टीम भी मौजूद थी, कोपैमाओं की। नेपाल की कोपैमा टीम भी चोटी पहले सर करना चाहती थी। आप ये जान लीजिए कि उस वक्त जो माहौल वहाँ पर बन चुका था वो कुछ इस तरह था कि वहाँ पे जो टीम्स मौजूद थी वो चाहती थी कि पहले चोटी सर कर लें। इसी तरीके से जॉन स्नोरी बहुत एम्बिशियस थे, इस बारे में बहुत एंथुजियास्टिक थे कि वो चोटी पहले सर करें। अली सतपारा और जॉन स्नोरी कई मरतबा ऊपर जाकर अच्छे मौसम के इंतज़ार में देखकर भी वापस बेस कैंप में आ चुके थे कि मौसम अच्छा हो तो हम चले जाएं, लेकिन उनको मौसम अच्छा नहीं मिला। लेकिन जो नेपाली टीम थी जो कि बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद थे कि वो पहले ऊपर जाएं, उनको मौसम अच्छा मिल गया और वो ऊपर चले गए। लेकिन उस नेपाली टीम और जो अली सतपारा और उनकी टीम जॉन स्नोरी के बीच ये तय पाया था कि आधे रास्ते में रस्सी वो लगाएंगे और आधे रास्ते में अली सतपारा की टीम रस्सी लगाएगी। तो जाहिर है कि वो ऊपर गए थे तो ऊपर की जो बुलंदी थी उसके ऊपर रस्सी उन्होंने लगानी थी और बेस कैंप से जो कुछ हिस्से तक जो रस्सी है वो अली सतपारा ने लगानी थी और जॉन स्नोरी ने ऊपर चोटी सर करने के लिए जाना था। तो नेपाली टीम की लगाई हुई रस्सी को ही उन्होंने इस्तेमाल करना था। अब एक और कोपैमा बल्गारिया से ताल्लुक़ है उनका, जो कि वापस आए, उस टीम में थे और वापस आए और उन्होंने जो है एक इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि उन्होंने एक नेपाली कोपैमा को ये कहते हुए सुना था या वो उन्होंने ये कहा था कि हम पहले सर करना चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे बाद कोई सर करे और हमारा रिकॉर्ड फ़ौरन ब्रेक करे, तो हम वो रस्सी नहीं रहने देंगे, हम वो रस्सी काट देंगे। तो क्या वो रस्सी वहाँ पर मौजूद थी जब अली सतपारा और जॉन स्नोरी ऊपर गए? वो रस्सी अगर वहाँ पर मौजूद थी, क्या उन्होंने वो वादा पूरा किया, रस्सी लगी हुई थी, या वो रस्सी वहाँ पर नहीं थी? अगर वो रस्सी वहाँ पर नहीं थी तो यह हादसा तो पेश आना ही था, फिर तो होना ही था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तहकीकात करने की ज़रूरत है, ये इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है और जब ये इन्वेस्टिगेशन की जाए तो नेपाली कोपैमाओं की टीम को भी शामिल किया जाए इसमें, बल्गारियन जो कोपैमा है उनकी टीम को भी शामिल किया जाए और जो जिस तरह भी हो सकता है। आपको ये भी बताएं कि जब कोई कोपैमा इस सफ़र पर निकलता है तो वो अपनी इंश्योरेंस करवाता है पहले, और इंश्योरेंस वो तकरीबन $15,000 की इंश्योरेंस होती है। और इसके अलावा जब कोई ऐसा होता है, रेस्क्यू मिशन होता है, तो उस पर भी बहुत पैसा खर्च होता है। यानी ये कि BBC की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि इसके ऊपर जो रेस्क्यू में पैसा खर्च होता है वो तकरीबन उसकी जो कैलकुलेशन की जाती है वो 3,000 से ज़्यादा पर घंटा होती है। तो जाहिर है कि इंश्योरेंस होगी तो तब ये सब कुछ हो सकेगा। ऑपरेशन बहुत थॉरोली किया गया, हेलीकॉप्टर के ज़रिए उनको ढूंढा गया लेकिन वो नहीं मिले। अब क्या हमारे पास हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि जब गर्मियों के दिन आए और बर्फ़ पिघल जाए तो हो सकता है कि बॉडीज़ मिल जाए, या फिर ये हो सकता है कि अब मिरेकल का तो इंतज़ार तो ज़ाहिर है हमेशा ही किया जा सकता है। आज नाज़रीन मैं आपको एक ऐसे सहाफ़ी से मिलवाने लगी हूँ, वो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। थैंक यू वेरी मच जमील नागरी। ये जमील जो हैं ये गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और इन्होंने लम्हा ब लम्हा सतपारा का जो मिशन है उसके हवाले से अपडेट किया। हर लम्हा इनकी ट्वीट आ रही थी कि सतपारा कहाँ पर हैं, मिशन कहाँ तक पहुँचा। और यही नहीं बल्कि इसके अलावा सतपारा ने कई मरतबा इनसे टेलीफोन पर गुफ्तगू की और इनको अक्सर बहुत सी बातें जो हैं ये बताते रहे। हम आपसे जमील ये पूछेंगे, बताइएगा कि आपकी जब भी सतपारा से फ़ोन पर गुफ्तगू हुई तो वो आपसे उन्होंने क्या बात की? जी, अली सतपारा साहब जहाँ पर भी जाते थे, जिस एडवेंचर पे जाते थे, वो मुसलसल कांटेक्ट में रहते थे मेरे साथ और वो मुझे इन्फॉर्म करते रहते थे। आखिरी दफ़ा उसकी जो है यही ख्वाहिश थी कि वो K2 को विंटर में सर करे और ये एजाज़ पाकिस्तान को दे दे। उसमें फर्स्ट विंटर क्लाइंबर बनना चाहता था K2 पे। वालेकुम जमील भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक। तो आज से गर्दों से निकला हूँ, इंशाल्लाह कल 7-8 बजे तक इस्लामाबाद में होंगे जमील भाई। तो कल अगर कोई टाइम मिलता है तो इंशाल्लाह वो एक स्पॉन्सर भी अल्लाह के फजल करम से मिला है। माकालू के लिए पाक आर्मी ने जो है वो स्पॉन्सर किया है मुझे, तो आप मिल जाए तो बड़ी खुशी की बात है जमील भाई इंशाल्लाह। ये मौलाना चाहा तो माकालू के लिए जाना है जो दुनिया का 5वें नंबर का सबसे ऊंचा पीक है। 8,485 मीटर इसकी हाइट है।
तो उसके लिए मुझे आर्मी ने स्पॉन्सर किया है जमील भाई। यही जो एक्सपीडिशन टीम था अली सद पारा टीम सबसे पहले K2 बेस कैंप पहुंचे थे आज से 2 महीने पहले, और उन्होंने रोप फिक्सिंग का जो है सिलसिला भी शुरू किया था। नेपालीज बाद में जब आए थे तो अब एक बात है कि उनके साथ एक माहिदा तय पाया। उस माहिदे के मुताबिक नेपालियों ने उनका जो अली सद पारा लोगों का जो रोप था उनको इस्तेमाल करना था कैंप 2 कैंप 3 तक, और उससे आगे जो रोप फिक्सिंग करेंगे वो मुश्तरका तौर पे इस्तेमाल करेंगे और समिट में मुश्तरका तौर पे जाएंगे। लेकिन नेपालियों ने 10 क्लाइंबर्स ने जो पहले समिट किया उसके बाद इन्होंने शुरू किया था समिट पुश। तो बहुत हद तक ये बात सामने आई है कि नेपालियों ने जो रोप फिक्स किया था समिट तक वो अपने साथ वो आते हुए वापस लेके आए। तो ऑब्वियसली फिर चूंकि अली सद पारा और टीम ने एक मिशन शुरू किया था, समिट पुश शुरू किया था, तो उनके पास विंडो भी महदूद था, टाइम भी नहीं था। तो उस दौरान जब रोप जो ऑलरेडी फिक्स्ड रोप है अगर उसको उतार दिया है तो नो डाउट उनके लिए मुश्किलात तो बढ़ गए होंगे। अली सद पारा के पास एक टेक्निक तो था कि वो रोप फिक्स करने वाला क्लाइंबर था, रोप फिक्स कर लेता था, लेकिन अब चूंकि वो उस प्लान के मुताबिक जा रहे थे कि उनके जो रोप फिक्स है उसी पे ही वो डिपेंड करेंगे। लेकिन जब अगर उनको पता होता है कि रोप फिक्स नहीं है तो शायद उनको उसके लिए अल्टरनेट निज़ाम बनाते। अच्छा जमील, ये भी बताइएगा कि ये जो बातें सुनने को आ रही हैं, बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं, बल्गारिया के कोपेमा ने ये कहा, कैनेडियन कोपेमा ने ये कहा, और ये चीज़ तो ये तो बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें हैं। तो आपके ख्याल में इन बातों पर जो है आप क्या समझते हैं कि किस हद तक ये दुरुस्त हो सकती हैं और इनके ऊपर तहकीकात होना चाहिए? बहुत बड़ा सवाल है जिस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जिसकी तहकीकात होनी चाहिए कि आया नेपालियों ने इनके साथ धोखा तो कहीं नहीं किया है। और काफ़ी हद तक जो हमें चीज़ें नज़र आती है उसके मुताबिक तो इन्होंने अपना रोप जो है वो वापस लेकर आए थे। आपके ख्याल में इस मिशन के फेलियर की क्या वजह हो सकती है? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ सूरत हाल को उसके मुताबिक ये चीज़ नज़र आती है कि नेपालियों ने जो अली सद पारा और टीम के साथ वो कोऑर्डिनेशन नहीं किया है जो उनके साथ एक मुआहदे के मुताबिक तय हुआ था कि हम मुश्तरका रोप फिक्स करेंगे और समिट में भी मुश्तरका जाएंगे। लेकिन पहले जब नेपालियों ने समिट किया था उस दौरान भी शायद अली सद पारा लोगों को ये बात नहीं बताई थी कि हम समिट भी जा रहे थे, बल्कि ये बता के गए थे कि हम कैंप 2 कैंप 3 से वापस आ रहे हैं। लेकिन एकदम उनको वेदर मिल गया तो उन्हें समिट करके आए और फिर अपने साथ वापस वो जो रोप फिक्स किया था उसको भी सबमिट कर ले आए। तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिलचस्प सवाल पैदा हुआ है और हर बंदा ये क्वेश्चन करने लगा है और इस पे मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए कि आया क्या रीजंस थे जिसकी वजह से उन्होंने वो रोप को वापस लेकर आए। और काफ़ी हद तक इसमें चीज़ें नज़र आ रही है कि नेपालियों ने रोप्स को वापस लेके आए हैं। जी बहुत शुक्रिया जमील नागरी। नाज़रीन, हम यकीनन अली सद पारा को हमेशा एक बहुत बड़े इंसान के तौर पर याद रखेंगे और हमें बहुत दुख भी रहेगा कि जो खुशियाँ, जो शोहरत, जो बुलंदी वो उनको अपनी ज़िंदगी में चाहिए थी वो उनको ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद मिल रही है, वो इसकी खुशी नहीं देख सके। लेकिन ये बात भी मद्देनज़र रखनी चाहिए कि अगर कोई ऐसी गफलत हुई है जो गफलत नहीं है बल्कि जानबूझ के किया गया और किसी की तरफ से हुआ है, क्योंकि ये अब इसको एक बहुत बड़ा सानिया करार दिया जा रहा है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसको चेक किया जाए और इसके ऊपर तहकीकात हो और वो किस इदारे से होंगी ये तो बहरहाल अथॉरिटीज़ ही बता सकती हैं, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भी कि ये पाकिस्तान में पेश आया और पाकिस्तान टूरिज़म के लिए बहुत हमेशा से नॉर्दर्न एरियाज़, पहाड़ों की चोटी सर करने के लिए बेशुमार लोग आते हैं हर साल यहाँ पर। तो इस तरह का अगर कोई वाक़या है तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन होना बनता है। थैंक यू वेरी मच।